मैं मार्क कर दूं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। पेज नंबर 1.4 में फर्स्ट लाइन कि जीएसटी की शुरुआत कब से हुई तो 2000 ईयर था 2000। ठीक है। फिर दो फिर यहाँ पे जो बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल, थर्ड पैरा में थर्ड लाइन। वो बिल का नंबर बस याद रखना है और ईयर 2014। और जब एक्ट बना तो 101st अमेंडमेंट एक्ट बना और ईयर था 2016। जीएसटी आया 2017 से, बट ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये था 2016 का। ठीक है। फिर कितने एक्ट पास हुए तो उसमें सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लेना, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ठीक है, ये सारे एक्ट पास हुए। यहाँ बिल के नाम दिए, एक्ट नीचे दिए, ठीक है, तो नीचे अलाइन करना, यहाँ मत करो। अब ये डेट 1 जुलाई 2017, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जब लॉन्च हुआ, इफेक्टिव हुआ, और जम्मू कश्मीर में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था वो 8 जुलाई 2017 को हुआ था, 7 दिन बाद। ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी, इन सबका मैंने 4-5 पॉइंट लिखवाए थे आपको, तो वही लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो। जीएसटी क्या है? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, जितना वैल्यू एड करोगे उतने पे लगेगा। इनपुट टैक्स रेट का सीमलेस फ्लो है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है फाइनल कस्टमर पे। कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस मतलब टैक्स पे टैक्स। ठीक है, तो ये आप वहां पे जो लिखा है अपन ने उससे पढ़ सकते हो डायरेक्टली। नीड क्या थी तो पुराने लॉज में जितनी कमियां थी उनके कारण जीएसटी का, हाँ, जीएसटी आया। ठीक है। तो वही चीज की स्टेट टैक्सेस का इनपुट में सेंट्रल वाले नहीं देते थे, सेंटर वालों का इनपुट स्टेट वाले नहीं देते थे, एक ट्रांजेक्शन पे दोनों टैक्स लगाते थे। इतने सारे टैक्सेस थे तो उतनी सारी भी कंप्लायंसेस थे। ठीक है। तो शॉर्ट में ये लिखा हुआ है। तो 1.10 पे इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1.8 एंड 1.9, ये दो पेज रीड करने की जगह आप ये 1.10 में जो लिखा है ये बस आप अगर पढ़ लोगे तो वो दोनों पेज कवर हो जाएंगे। ठीक है। इसमें सारी चीजें लिखती है हमने। फिर पेज नंबर 1.11 में डुअल जीएसटी मॉडल अंडरलाइन कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज डुअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, तो डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब है कि एक साथ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाते हैं। फिर ये वाला जो पिक्चर बनी है 1.12 में, इसको मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट। स्टेट से स्टेट जाएगा तो आईजीएसटी, विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट जाएगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है। जहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो गई वहां क्या है? आईजीएसटी। जहाँ पे सेम स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और जहाँ पे सेम यूनियन टेरिटरी है वहां सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ है इस डायग्राम में, तो ये इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के नाम और स्टेट के नाम, ठीक है, तो नाम सारे याद नहीं रखने, लेकिन नंबर याद रखना है। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जहाँ लिखा है वहां पे बाजू में नंबर लिख लो। यूनियन टेरिटरी कितनी है अपनी? 8, तो यूनियन टेरिटरी लिखा UT-8। स्टेट्स स्टेट्स कितने हैं? 28।
तो स्टेट्स डैश 28, ठीक है, बाजू में उसके लेफ्ट साइड में ये लिख लो कि इतना ही बस पढ़ना है। फिर यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, इसके नीचे लिखना है यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर। 3 यूटी हैं जिनके स्टेट लेजिस्लेचर है, कौन कौन से? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी नहीं है, अब नाम क्या है उसका? पुडुचेरी। तो ये 3 नाम याद रखने अपन को, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। बाकी कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोला याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए नॉर्मल जीके में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है या जो चीज पूछी गई है या पूछी जा सकती है, वो ऐसी यूनियन टेरिटरीज के नाम बताओ जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो वहां पे एसजीएसटी एक्ट लगता है, ना कि यूजीएसटी। तो एसजीएसटी एक्ट 28 स्टेट में लगता है, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में भी लगता है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी एक्ट कितनी जगह लगता होगा? 5 जगह। ठीक है, ये चीज बस इंपॉर्टेंट थी। क्लासिफिकेशन में 2 वर्ड्स बस अंडरलाइन कर लो, एचएसएन और एसएससी, इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं। एचएसएन का फुल फॉर्म हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और एसएससी का फुल फॉर्म सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो ये चीज बस इसमें पढ़ना है। कंपोजिशन, स्कीम, रजिस्ट्रेशन ये सब छोड़ दो, ये सब हम एग्जेम्पशन, सीमलेस ब्लॉक क्रेडिट ये सब छोड़ दो, ऑर्डर छोड़ दो, इलस्ट्रेशंस छोड़ दो। जीएसटी कॉमन पोर्टल, तो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल अंडरलाइन कर लो। इसमें ये वाला जो यूआरएल है, वेबसाइट का एड्रेस www.gst.gov.in, ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। और इसको मैनेज कौन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, एक्चुअली शायद मिसप्रिंट है। जीएसटीएन, जीएसटीआईएन अलग चीज है और जीएसटीएन अलग चीज है, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है। जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो गवर्नमेंट ने बनाई है फॉर मैनेजमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी पोर्टल को मैनेज करती है। ठीक है, ये पोर्टल ऐसी दिखती है, जब अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक बार मैं दिखा दूंगा पोर्टल से कैसे काम करते हैं। ई वे बिल की अलग पोर्टल है, उसका ये फ्रंट पेज है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज्यादा। मेन है gst.gov.in और उसकी जीएसटीएन पोर्टल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, अगर अपन वैसे चलें कि जिसका 0.001% भी चांस है पूछने का, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है बुक की। ठीक है, और जो बुक में नहीं दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिकली जो चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं वो मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आ गया कुछ ऐसा एग्जाम में, तो ये मत सोचना कि हमको तो मार्क ही नहीं कराया था, हमने पढ़ा नहीं इसकी वजह से मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, किस्मत खराब हो तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये एक और पोर्टल है जहां से ई इनवॉइस बनाया जाता है। ये भी हम जब इनवॉइस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, तो ये भी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम याद रखने की जरूरत है। ये, हाँ, आईआरपी का फुल फॉर्म याद रख लेना। कुछ एब्रीविएशंस हैं जो यूज किए जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बना सकते हो आप फर्स्ट पेज में, जितने भी एब्रीविएशन है, ताकि वो जहां जहां आएगा तो आप करेक्ट कर पाओगे। ऐसे ही एब्रीविएशन है जीएसपी और एएसपी, इसमें भी इसको रीड करके इतना कर लेना कि 2 मार्क का क्वेश्चन आए, व्हाट इज जीएसपी, व्हाट इज एएसपी, तो 2 लाइन लिख पाओ आप, इतना बस इसको रीड कर लेना। वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सुविधा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं, जो पर्सन है, सप्लायर है, उसको हेल्प करते हैं कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, रिटर्न भरना है, कंप्लायंस करना है। तो उन सब चीजों के लिए ये हेल्प करते हैं। गेटवे है जीएसटी पोर्टल और उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बीच में, तो ये सब चीज लिखी हुई है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। 2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज जीएसपी एएसपी, तो 2 लाइन आप लिख पाओ, इतनी सारी लाइनों में समझ दे दूंगा। ठीक है,
कंपनसेशन सेस, तो इसमें इसको अभी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2026, ये बस अंडरलाइन कर लो। ये पहले 5 साल तक आया था, फिर इसको 31 मार्च 2026 तक लागू कर दिया गया है। तो इसका पर्पस क्या था कि जो जीएसटी से नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा पर्पस बस बताओ, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। किस चीज पे क्या नहीं लगता है, ठीक है, ये अब तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड है। ये 4-5 जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे कौन सा टैक्स लगता है, ठीक है। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर ये है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड सीएसटी वैट, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, इसमें क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट। सीएसटी और वैट में क्या अंतर है? तो अगर विद इन द सेल हो, विद इन द स्टेट सेल होगी तो वैट लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल होगी तो सीएसटी लगेगी। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लेना, उसमें लिखना एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और टैक्सेस क्या लगते हैं वो राइट साइड लिखना। फिर सेकंड लाइन में लिखना पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उस पे कौन सा टैक्स लगते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और स्टेट का क्या लगता है? वैट या सीएसटी। ठीक है, एल्कोहलिक लिकर में स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और पेट्रोल में क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, न्यूज में आता रहता है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी घटा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रही है कि आप भी घटाओ। सारे स्टेट्स में अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लगती है, तभी हर स्टेट में पेट्रोल के प्राइस बहुत अलग रहते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो गवर्नमेंट घटा देती है बट स्टेट गवर्नमेंट वैट नहीं घटाती। ठीक है, तो ये लड़ाई चलती रहती है। टोबैको ऐसी चीज है इकलौती, मतलब उसके आगे भी एक चीज और है, टोबैको ऐसी चीज है जिसमें जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, वैट नहीं लगता है, सिर्फ जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, इसमें जीएसटी भी लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। टोबैको और इसमें अंतर क्या है? टोबैको में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और इन सब चीजों में स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कि हम डिटेल में पढ़ेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में क्या किया है इन्हें जीएसटी का। तो अभी ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में। ठीक है, फिर टैक्सेस सब्स्यूम में ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है 1.25, इसका 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है जनरली। सेंट्रल क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से सेंट्रल टैक्स, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। कौन से सेंट्रल टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम हो गए जीएसटी आने के बाद, तो लेफ्ट वाली टेबल। कौन से स्टेट टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम हो गए जीएसटी आने के बाद, तो राइट वाली टेबल ग्रीन कलर। कौन से सेंट्रल टैक्स है जो जीएसटी आने के बाद भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो पड़े थे बने टैक्सेस, स्टेट एक्साइज ड्यूटी इस प्रोडक्ट पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस प्रोडक्ट पे, वो लिखना पड़ेगा आपको। प्लस कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रही है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगाई जा रही है, ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर स्टेट टैक्सेस कौन कौन से अभी भी लगाए जा रहे हैं जीएसटी आने के बाद, तो एल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाते हैं, पेट्रोल पे वैट लगाते हैं, जो ऊपर 4 चीजें पड़ी वही लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद लोकल बॉडीज अभी भी इंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, तो ये सब जीएसटी के दायरे के बाहर है 4 चीजें, मतलब इन पे जीएसटी के अलावा और टैक्सेस भी लगते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, तो जो हमने वहां बॉटलनेक्स या वो नीड फॉर जीएसटी लिखा था उसी को आप बेनिफिट लिख सकते हो। इनने बेनिफिट को एरिया वाइज दे दिया है, तो ऑल्दो एक रीड कर लेना इसको, बाकी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी में जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है, टैक्स स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट है, टैक्स कंप्लायंस में क्या इम्पैक्ट है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट है, तो ये रीड कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटने की जरूरत नहीं है, समझ के अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है,
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में 3 ही प्रोविजन है जो याद रखने हैं आपको, 3 और एक ये 4 समझ लो। आर्टिकल 265 जो बोलता है कोई भी टैक्स बिना किसी अथॉरिटी या लॉ के कलेक्ट नहीं हो सकता। आर्टिकल 246 ए जिसके तहत जीएसटी लगाया जाता है। आर्टिकल 269 ए जिसके तहत इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी लगाया जाता है। और आर्टिकल 279 ए जिसके तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल बस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सारी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। 246 ए के मिल जाएगा, 269 ए और 279 ए। ठीक है, ये 3 आर्टिकल मैंने उस टाइम बताए थे, ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल पे आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो पेज नंबर आ जाओ 1.43। बाकी 2 आर्टिकल्स में तो आर्टिकल नंबर बस याद रहे और किस चीज का आर्टिकल है वो याद रहे तो काम हो जाएगा। 279 ए में कुछ 5-6 चीजें यहाँ याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो मुझे आधा घंटा लगेगा क्लास में, तो आई दिलचस्पी हो रही है। तो कैश लर्निंग अगर कैश वेरिफिकेशन कर लेना, या बोल रहा हूँ कि शाम को करेंगे जब कैश क्लोज करेगा तो बता देगा। तो आर्टिकल 279 ए जो जीएसटी काउंसिल है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि चेयरपर्सन कौन है, तो लास्ट लाइन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। हाँ हाँ, तो नाम नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ज्यादा है तो ये लिखना करेंटली द पोजीशन इज हेल्ड बाय। हाँ, है ना, जरूरी नहीं है कि जब एग्जाम हो आपका तब वही रहे। ठीक है, तो इसलिए नाम याद मत रखो, ये याद रखो कि पोजीशन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। फिर स्टेट से कौन कौन रहता है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट का होगा, सॉरी, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक स्टेट का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज होता है वो रहेगा। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट से उसका फाइनेंस मिनिस्टर या जो टैक्सेशन देखता है या कोई और मिनिस्टर जो नॉमिनेट कर दे वो रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस पहले वाली लाइन थी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, वाइस चेयरमैन खुद ही चुन लेते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जीएसटी काउंसिल के पावर क्या क्या है। ठीक है, तो जितना भी हम जीएसटी में पढ़ेंगे हर चैप्टर उनकी पावर है। ठीक है, जीएसटी किन किन आइटम्स पे लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा, कब लगेगा, रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट है, किसको अबेटमेंट देनी है, किसको से कम जीएसटी लेना है हमको, कैसे वो पोर्शन होगा स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके पावर्स हैं। तो ये आप मन से भी लिख सकते हो। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पढ़ेंगे अपन क्या होते हैं, तो उसमें क्या क्या रियायतें उनको देनी चाहिए हमको। तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सारे चैप्टर उनका एक पावर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कब से जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कोरम क्या है। कोरम मैंने बताया था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में मौजूद होंगे तब वो एक वैलिड मीटिंग कहलाएगी। उसको क्या बोलते हैं, कोरम। QUORUM, कोरम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, कोरम। ठीक है, QUORUM, कोरम। तो कितना कोरम है, 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, 50% मेंबर्स होने चाहिए तो वो कोरम होता है। पर तीसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि कोई भी मैटर डिसाइड कैसे होगा, 51% वोट से या 3/4 से, तो यार 3/4 नॉट लेस देन 3/4, मतलब 75% वोट्स जब फेवर में होंगे तभी कोई मैटर अप्रूव होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो 75% वेटेज है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना है, 1/3, और बाकी सारे स्टेट्स का वेटेज कितना है, 2/3। ठीक है,
बाकी सारे स्टेट्स का वेटेज कितना है, 2/3। तो और क्योंकि क्या है, इससे क्या होगा कि अगर सारे स्टेट्स कोई चीज चाह रहे हैं तो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक सेंटर का उसमें सहयोग नहीं होगा, क्योंकि सब स्टेट्स मिला के कितना वेटेज है, 2/3। 2/3 मतलब रफली 66.67%, और चाहिए कितना, 75। तब भी 8-9% कम हो रहा है ना। तो ऐसा कोई मुद्दा वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे जो स्टेट्स के लिए बस बेनिफिशियल है और सेंटर के लिए हानिकारक। दोनों की सहमति जब होगी तभी कोई निर्णय पहुंच सकता है। ठीक है, बस इतना जीएसटी काउंसिल के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें। पहली चीज मैंने लिखवाई कि भाई जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा, वोट्स 3/4 जब किसी चीज के लिए डिसीजन के लिए होंगे फेवर में तभी वो डिसीजन हो पाएगा। तीसरा मैंने लिखवाया फोरम, 50% बना ऑफ द मेंबर्स फोरम बनाएंगे। चौथा मैंने लिखवाया सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है, 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट से कितना है, 2/3। अब इसके अलावा थोड़ा सा थ्योरी के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि कौन सी कंट्री पहली थी जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, फ्रांस। तो ये अंडरलाइन कर लेना, ये आ चुका है। कितनी कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, तो 200 से ज्यादा आई थिंक कंट्रीज जिसमें जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ एक आध क्वेश्चन आ सकता है बस। बाकी सारी चीजें पर मैं कवर कर। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। अब अपन सप्लाई कर रहे थे, जल्दी से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ जो भी चीज हमने पढ़ी है। सप्लाई हमने पढ़ी थी, सेक्शन क्या था सप्लाई का, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी है 2017 सप्लाई की बात करता था। तो सप्लाई की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी तो तीन चार पॉइंट थे उसमें, ए बी बी और सी। ठीक है, तो ए जो फर्स्ट पॉइंट था, section 7 subsection 1, for the purpose of this act the expression supply include। ठीक है, A point था all forms of supply such as all forms of supply of goods or services of both such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal made or agreed to be made by a person for consideration the also purpose of business। ठीक है, तीन चीजें जरूरी थी, कंसिडरेशन जरूरी था, गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, और इनका मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट था कि मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर कोई सप्लाई करता है कोई भी नॉन कोऑपरेटिव बॉडी अपने मेंबर्स को सप्लाई करेगी या वैसा वैसा तो उसको भी हम सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, importation of service for the consideration whether or not in the course of business। सर्विसेज अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कंसिडरेशन देके तो आपके कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस में हो या ना हो उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था जो सी पॉइंट है वो था द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 even made without consideration। जो भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब है अगर कंसिडरेशन नहीं की हुआ तो भी उसको लगता है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 1 में सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। बिजनेस असेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्टॉक नहीं सिर्फ एक असेट्स भी आ गया, ये स्टॉक भी आ गया, इसके असेट्स का बात। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, टैंजिबल हो इंटेंजिबल हो सारे असेट्स कोई भी असेट्स की सबकी बात करते हैं, movable हो movable हो on which input tax credit has been available as such person। ठीक है, सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट है छोटी बात में प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये यहां तक किसकी बात हो रही है, गुड्स की सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट where agent undertakes to receive such where agent undertakes to supply such goods on behalf of principal। तो हमने देखा था इनवॉइस अगर एजेंट अपने नाम पे करता है तो वो इस एजेंट
प्रिंसिपल रिलेशनशिप में आ जाएगा। और दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो उसको भी शेड्यूल 1 में हम सप्लाई मानते थे, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट था कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर दो रिलेटेड पर्संस हैं उनके बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही है इवन विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको भी क्या मानेंगे हम? सप्लाई। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, गिफ्ट जो एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, तो 50,000 रुपए तक अगर दे रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है बाय रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। रिलेटेड पर्सन से कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहा है अगर, तो वो भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इसमें बिटवीन पर्सन मतलब कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिया होगा। वो बताया था मैंने, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जीएसटी की निगाहों में मध्य प्रदेश में जो संचित अग्रवाल है वो अलग है, और इसकी अगर कोई ब्रांच है छत्तीसगढ़ में तो वो अलग है। तो हम दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक ही पर्सन, लेकिन जीएसटी की निगाहों में क्या है? अलग अलग, डिस्टिंक्ट। क्लियर है आता? फिर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या था सेक्शन गुड्स की डेफिनेशन का? सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ठीक है। एक्चुअल क्लॉज ये वो सबसेक्शन है, ठीक है। तो गुड्स मींस क्या था? गुड मींस व्हाट डिजाइन का ओवरऑल प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी एंड टू एक्सपेक्टेड क्लास वी नॉट। Good means every kind of movable property other than money and securities, but it includes actionable claims, growing crops, grass, and things attached to earth, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Services section 2 102, तो उसमें लिखा है सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन goods, money or security, but it includes transactions relating to the use of money, conversion of money from one form currency denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration has been charged, ठीक है। तो ये गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन थी। ये गुड्स की ऊपर सर्विसेज की थी। प्रिंसिपल एजेंट पढ़ लिया तो प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन on whose behalf an agent carries on the business of supply of receipt of goods or services or both। तो प्रिंसिपल एजेंट के बिना नहीं है, एजेंट प्रिंसिपल के बिना नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई चेला ही नहीं है तो आप गुरु किसके होगे, है ना। तो वैसे ही है, प्रिंसिपल कब बोलेंगे? जब आपका कोई एजेंट होगा। तो प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर कोई आपके नाम पे गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है या बेच रहा है, तो आप क्या कहलाओगे? प्रिंसिपल, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट कंसिडरेशन भी पढ़ लिया था अपन ने, मनी पढ़ लिया था। हाँ, मैन्युफैक्चर अभी कहीं आएगा नहीं अपने। मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिशन स्कीम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन, अभी तो यूज नहीं है। परसों पढ़ लिया था, ठीक है। इतनी डेफिनेशन दी है। अब अपन आते हैं, ये आप लोग ने पढ़ लिया था, ये यहाँ पे किसी को डाउट है कुछ? अगर डोनेशन दिया है, कंसिडरेशन है कि नहीं? डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब
कुछ वापस नहीं देना, मैंने 10,000 रुपए का चंदा दे दिया, डोनेशन दे दिया, दान दे दिया, ठीक है, तो क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ या ना? नहीं है कंसिडरेशन, ठीक है। मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, किसी ने मुझे लाके दे दिया, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए, दया भाव से 5,000 रुपए दे दिए, क्या ये कंसिडरेशन है? पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने राम को कांटेक्ट किया, मैंने बोला मेरा स्कूटर चोरी हो गया है, तुम अगर ढूंढ के लाके दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। उसने ढूंढ के लाके दे दिया, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिया, क्या ये कंसिडरेशन हो? Yes। पहला केस, जब किसी ने मेरा स्कूटर लाके दिया और मैंने उसको 5,000 रुपए दिए। दूसरा केस, जब मैंने किसी को अपॉइंट किया स्कूटर ढूंढ के लाने के लिए और उसने ढूंढ के लाके दिया और उसको अभी दोनों कंसिडरेशन है, या दोनों में है और जो नहीं है वाला है। हाँ, सेकंड वाला कंसिडरेशन है, फर्स्ट वाला नहीं। तो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले में मैंने उसको एक प्राइस दिया, मतलब जो कि अग्रीड नहीं था, मैं उसको नहीं भी देता तो भी चलता, उसने मुझे बिना कोई अपेक्षा की मुझे कुछ मिलने वाला है, कोई चीज वापस की ताकि नहीं। अब मैंने उसको वॉलंटरली कुछ पैसे दिए, जो कि हो सकता है उस काम को करने के लिए दिए, ऐसे नहीं दिए, ठीक है, तो इसलिए वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में मैंने क्योंकि उसको उस काम के लिए ही अपॉइंट किया था, तो वो कंसिडरेशन है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जो भी डोनर डोनेट करता है वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा। मैंने दान पेटी थी, दान पेटी में 5,000 रुपए डोनेट कर दिए, 10,000 रुपए का चेक डाल दिया और चला गया, ठीक है। अब दूसरा केस था, मैं गया मंदिर, जब देखा कि मंदिर में सब लोग खड़े रहते हैं तो मैं बेंच की व्यवस्था कर दी जाए, बेंच लगवा दी जाए, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये 10,000 है, इससे आप 10 बेंच खरीद, तो मैं 10 बेंच खरीद के दिया और लगा दी सबको बैठने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझना ध्यान से, तो डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। पहले केस में मैंने 10,000 रुपए दिए, उनने बेंच लगा दी, या इसी को दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, मैंने बेंच दे दी खरीद के टेम्पल में, ताकि वो श्रद्धालु सारे बैठ जाए, ठीक है, परेशान ना हो। सेकेंड केस, मैंने बोला 10,000 रुपए दिए, मैंने बोला कि आप बेंच लगवा दो सब जगह, लेकिन ऊपर लिखवा देना सुप्रीम रेट सीए संचालक, ठीक है, कि इनने ये भेंट दी है, समझ रहे हो, सुप्रीम रेट हाईटेक्स, ठीक है। सब मंदिरों में कहीं पे जाते हो तो कह देते हैं कि कमरा जो है ये इतने बनवाए हैं, उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, आजकल तो लोग पौधों के भी नाम लिखने देते हैं, पौधों में वृक्षारोपण करेंगे, पानी फिर लगा देंगे, ये हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया गया, फिर पानी नहीं डालेंगे उसमें तक, लेकिन नाम जरूर लिखवा दें, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ तो इसमें अब देखना है आपको कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं, तो ध्यान से पढ़ना ये लाइन। Generally, institutions such as religious institutions, charitable institutions, schools, hospitals, orphanages, old age homes, etc., receive financial help or any other support in the form of donation or gift from the individual donors. ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, कोई भी वर्ड अगर ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है या जीएसटी का भी है, तो पूछ लेना, ठीक है। हो सकता है मैं स्किप कर दूं ये समझ के कि समझ में आ गया आपको, लेकिन कोई भी किसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। In order to express the gratitude towards such help or support, the recipient institutions place a nameplate or similar such acknowledgement in their premises. उनको धन्यवाद देने के लिए नॉर्मली ये लोग नेम प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। अब दो तरह की नेम प्लेट हो सकती हैं,
पहली नेम प्लेट में मैंने लिखवाया सिर्फ सप्रेम, मतलब ये जो उनकी डेथ हो गई है उनके उससे हमने ये लगवाया है, ठीक है। और नीचे मैंने अपना नाम लिखवाया उस, ठीक है। और दूसरा हो जाता है मैंने आईटेक्स का नाम लिखवाया, ठीक है। तो जब मैंने आईटेक्स का नाम लिखवाया वहां, तो मतलब मैंने प्रमोशन कर रहा हूँ वहां पे। आईटेक्स का एडवर्टाइजमेंट लगाने की जगह मैंने एक बेंच दे दी और उसके ऊपर आईटेक्स लिख दिया, डोनेटेड बाय आईटेक्स बड़े से। तो आईटेक्स का तो प्रमोशन हो गया ना। तो यहाँ तो सेवा भाव कम, प्रमोशन ज्यादा हो गया। नहीं समझ में आया? तो फिर जो आपने जो दान किया उसको हम दान नहीं मानेंगे, उसको क्या मान लेंगे? कंसिडरेशन। सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा कि वो आपको एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं और फिर हम उस पे जीएसटी वसूल, ठीक है। तो उनको, उनका कहना है जीएसटी वालों का कि दान कर रहे हो आप तो दान करते समय फोटो मत खिंचवाओ, एडवर्टाइजमेंट मत करो, ठीक है। तो अगर आप करते पाए गए तो हम उस पे जीएसटी ले लेंगे। क्लियर है? पढ़ते हैं। When the name of the donor is displayed in recipient institution's premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors' act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service for the payment in the form of donation. In other words, there is no obligation to procure on the part of recipient of the donation or gift to do something, that is supply of service. Therefore, there is no GST liability on such payment made. ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आपका जो नाम लिखा गया है, जब मेरा पर्सनल नाम लिखा गया संचित अग्रवाल, तब उसमें मेरा उद्देश्य पब्लिसिटी करना नहीं था, तो इसलिए वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन जब मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया आईटेक्स, तो मतलब आपका उद्देश्य पब्लिसिटी करना है, तो हम उस पर जीएसटी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। देखो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम ये पूरा पढ़ें, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कोशिश हो कि आप चैप्टर के बाजू में, मतलब ये पेज के बाजू में या पेज के ऊपर उसका सार क्रक्स लिख दो, ताकि आपको 2 लाइन में समझ में आ जाए कि ये पूरे पैरा में लिखा क्या है। देखो टाइम बहुत लिमिटेड रहता है एग्जाम में पढ़ने का अपन को, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम पढ़ते वक्त ही चीजों को सिंपलीफाई कर ले, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसका चार्ट बना ले, टेबल बना ले और उसके ऊपर ही चिपका दें, ताकि चीजें भी सारी कवर हो जाए और बहुत शॉर्ट फॉर्म में कवर हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो? कोई भी नया चार्ट आप उठा के पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स बेटर कि आप खुद से अपनी सहूलियत के हिसाब से चार्ट बनाओ। जब आप खुद चार्ट, पिक्चर या डायग्राम बनाते हो या शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो उसकी फोटो जो है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, एग्जाम तक वो रहती है। जब आप एग्जाम में लिखने जाते हो तो आपके दिमाग में वो आ जाता है डायग्राम कि ये मैंने बनाया था ऐसा। कोई देखा दिखाया किसी और का बनाया हुआ देखोगे तो वो उतने समय तक रिटेन नहीं रहेगा। खुद बनाओगे अगर डायग्राम, जैसे गुड्स का डेफिनेशन है उसका जो चार्ट बना है, वो अगर आप खुद बनाओगे बिना देखे अपने मन से, सर्विस का खुद बनाओगे, तो वो लंबे समय तक रिटेन रहेगा आपको। और 1 महीने बाद जैसे आपने रिवाइज कर लिया तो फिर वो अगले 1 महीने तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? और एग्जाम में बहुत जल्दी रिवीजन होता है फिर उससे। आप सोचो कि एक एक लाइन दोबारा आप पढ़ लोगे एग्जाम के समय, तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे टेक्स्ट की एक एक लाइन पढ़ पाओगे। बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, मतलब जीएसटी में समझ लो 100 पेज में आपका पूरा जीएसटी एंड टू एंड कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाओगे तो ये सिर्फ एक लाइन में लिखनी है। क्या डोनेशन, क्या लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट है तो सप्लाई है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो सप्लाई नहीं। जितना भी आपने समझा उसको ये 2 लाइन में आपने क्रक्स लिख लिया अपने पास, तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है। देखो एग्जांपल पढ़ लो, आपको बताना है कि ये सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगानिस्ट संस्थान
A charitable yoga institution. Yoganist संस्थान printed underneath the blackboard so donated good wishes from Mr. Bhushan. पहला केस सप्लाई है कि नहीं है? नहीं है सप्लाई, क्योंकि भूषण की कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेंपल इन द मेमोरी ऑफ लेट फादर। के फादर का देहांत हो गया था, उनके मेमोरी में उन्होंने कोई पैसे डोनेट किए। द टेंपल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेंपल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन। एक कमरा बना दिया उन्होंने एंड रोड डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। तो क्या ये कंसिडरेशन है? क्या ये क्या तो यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट करने का उद्देश्य नहीं है, तो ये भी डोनेशन सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, नहीं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड तो मैं लिख सकता हूँ ना कि डोनेटेड बाय आईटेक्स, या ऊपर जैसे लिख सकता था मैं कि गुड विशेस फ्रॉम आईटेक्स। तो वहां पे मैं अपनी कंपनी अपने ब्रांड का वो कर रहा हूँ प्रमोशन, तो वो वहां पे जीएसटी लग जाए। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के नाम से अगर आप वहां एडवर्टाइज कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो या उसका नाम लिखा है कहीं, तो वो फिर टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब मतलब ये सारे कंडीशंस बहुत सारे सर्कुलर जारी किए गए थे, हर सर्कुलर में समझा है आपको। क्रक्स जो डेफिनेशन का सप्लाई पढ़ी है करने, उसका क्रक्स बस याद रखना है और हर केस में बताना है ये सप्लाई है। ठीक है, नीचे मत पढ़ना सॉल्यूशन, सिर्फ केस को इमेजिन करना अपने दिमाग में और बताना है कि सप्लाई है। तो आपको 99% केस में आप सही नतीजे पे भी पहुंचोगे। ठीक है, आर्टिस्ट है, उनने आर्ट गैलरीज होती है, वहां एग्जीबिशन लगता है, उनने अपनी पेंटिंग्स आर्ट गैलरीज में एग्जिबिट करने लगाने के लिए थी ताकि लोग आके देखें। ठीक है, क्या ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो एक्टिविटी है, एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग आर्ट गैलरी में दे रहा है डिस्प्ले करने, क्या ये सप्लाई है? एडवर्टाइजमेंट हो गया, लेकिन तो सिर्फ वहां एग्जिबिट करने से कोई कंसिडरेशन मुझे फ्लो नहीं हो रहा है, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। सप्लाई होने के तीन चीजें बनती है, टोटल सोर्सेज ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए और मोड्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कहीं तो दो तीन स्पेशल केसेस हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो तब विदाउट इन द कोर्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो तो कुछ सप्लाई मान लेते हैं। शेड्यूल वन में है तो बिना कंसिडरेशन सप्लाई मान लेते थे, तो ये तो स्पेशल केस में भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सप्लाई नहीं है। No consideration flows from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, and there is for the same is not a. तो जो एडवर्टाइजमेंट वाली बात कर रहे हो वो कब फ्लो होता है? जैसे टाटा नेक्सॉन, वो में जो वुमेन आईपीएल चल रहा था उसमें डिस्प्ले कर रही थी गेम कार, वो सिर्फ डिस्प्ले करने के पैसे, डिस्प्ले करने के लिए कि हमारी कार या स्टेडियम के बाजू में होंगे, ग्राउंड के बाजू में, उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए दिए होंगे बीसीसीआई को। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई, क्योंकि वहां एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको पैसे मिलते हैं, यहाँ एग्जीबिशन में लगाने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। समझ रहे हो? क्लियर है? नेक्स्ट, तो यही सर्कुलर, इस सर्कुलर से क्लियर हुआ है, तो इस सर्कुलर नंबर और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से आपको अगर ये पूछा गया तो पहले बताना है सप्लाई है कि नहीं है, और पहली लाइन में ही कभी भी आंसर नहीं लिखना यस और नो, पहले चीज को समझना क्या है, उसका लॉ लिखना और उसके बाद लास्ट लाइन में कंक्लूजन, ताकि अगर आपका कंक्लूजन गलत भी हुआ तो उससे थोड़े स्टेप मार्क मिल जाए। ये स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने पहले दो पैराग्राफ सही लिखे
4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का कितना नंबर तो मिलेगा आपको। पहली लाइन में अगर आपने कंक्लूजन लिख दिया और वो गलत हुआ तो उसका पूरा आंसर आगे कोई नहीं पढ़ने वाला है, वो काट देगा, 0 लिख देगा। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली आंसर राइट करना है। तो चाहे हम जितना भी श्योर हो, अगर पूरा श्योर नहीं तो कभी अंडरलाइन मत करना आंसर। ठीक है, अंडरलाइन तभी करना जब पता है कि हाँ यही आंसर है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तभी अंडरलाइन करना। वरना क्या है, आप खुद उसको बता रहे हो उसको मदद देखिए पूरा पढ़ समझ रहे हो। तो यहाँ पर जब लिखोगे आप तो डेफिनेशन लिखोगे सप्लाई की क्या है और लिखोगे कितनी यहाँ कंसिडरेशन नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसलिए ये सप्लाई नहीं। देखो आंसर सब लोग नॉर्मली यस और नो वाला तो सही लिखते हैं कि ये है या नहीं है, अंतर बस रहता है सबका एक्सप्लेन करते हैं। कोई वही चीज को 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देता है अच्छे से, कोई सिर्फ एक लाइन में लिख के छोड़ देता है और उसके नंबर्स में अंतर आ जाता है। ठीक है, प्रिंसिपली बहुत कम लोग होंगे जो चीजें गलत करते हैं। मार्क्स कमाने की मेन वजह क्या होती है जीएसटी में या इनकम टैक्स में या टैक्सेशन एज अ होल में, कि हम जो चीज हमको पता है, जो चीज हम अज्यूम करके वो चीज हम लिख नहीं पाते पेपर में। ठीक है, तो जो भी चीज आप अज्यूम कर रहे हो, आपने इसमें अज्यूम कर लिया टेस्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो लिख दो एक लाइन में कि आर्टिस्ट के लिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में है, बट कंसिडरेशन इन्वॉल्व। तो जो आपको पढ़ेगा ही नहीं पढ़ा तो उसको कहेगा हाँ इसको सब पढ़ा होगा, इसने कोर्स ऑफ बिजनेस भी पढ़ा है, इसने कंसिडरेशन भी पढ़ा है, सही है। और गलत भी कंक्लूजन है तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, समझ रहे हो। और आपने जो चीज पूछी गई है उसको बस फोकस करके वही करेंगे तो हो सकता है मार्क्स हो गए आप उसके आजू बाजू का जो कंटेंट है वो भी लिख दो। ठीक है, जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि हमने पेंटिंग दी, एग्जीक्यूशन लगाए, तो क्योंकि ये ट्रांसफर है इसलिए सप्लाई तो है, मतलब सप्लाई फॉर्म ऑफ सप्लाई है। सर्विसेज है क्योंकि हमने बेची नहीं है, वैल्यू ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब चीजें आप एक्सप्लेन कर देते हैं सारे पैरामीटर्स, तो फिर 6 मार्क मिलेंगे आपको। सर आप 2 मार्क में और 6 मार्क में सेम आंसर लिखोगे तो 6 मार्क नहीं मिल जाएंगे ना, उसमें आपको फिर और चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी 6 मार्क में। ठीक है, नेक्स्ट, no supply of service by the insured to the insurance company in lieu of no claim bonus offered by said insurance company to him। तो क्या होता है जब इंश्योरेंस कराते हैं हम गाड़ी का, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आपने हमसे क्लेम नहीं लिया है 2 साल पर, तो अगली बार जब आप रिन्यू कराने आओगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, क्लेम नहीं लिया तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी की जेब से पैसे नहीं है ना, तो थोड़ा माइंड में से स्क्रैच आ गया तो चलने का नहीं क्लेम किया मैंने, देखो कोई नहीं मेरी गाड़ी में साल पर क्लेम नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा प्रमोट करना चाहती है कि भाई आप छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे पास बताओ कि प्रोसेस करने का कॉस्ट है आप करेंगे, तो वो बोलती है नो क्लेम बोनस है 10% नो क्लेम बोनस। अगर आपका प्रीमियम अगर 1000 रुपए है तो हम 100 रुपए डिस्काउंट दे देंगे आपको 900 रुपए देंगे। ठीक है, तो वह सवाल उठा किसी के मन में कि ये जो 100 रुपए का ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट का, क्या ये ऐसा होगा कि मैंने कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की है, कोई चीज ना करना, क्लेम ना लॉन्च करना, ये सर्विस है, कोई चीज करना या कोई चीज ना करना, दोनों है सर्विस। तो किसी के मन में ये सवाल उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 1000 रुपए की सर्विस प्रोवाइड की और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 100 रुपए की सर्विस प्रोवाइड की, बाकी ट्रांजेक्शन और बाकी 900 रुपए उसने मुझसे ले लिए। 100 रुपए कहीं ये ऐसा तो नहीं मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ना करके, तो क्या ऐसा है कि 100 रुपए कंपनी इसलिए मुझसे दे क्योंकि मैंने कोई क्लेम नहीं किया, ऐसा है क्या? डिस्काउंट में नो क्लेम बोनस के नाम पे, जैसे डिस्काउंट हो सकता है कि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ उसका मुझे 5% डिस्काउंट कर दिया, मैं वीआईपी हूँ उसका मुझे डिस्काउंट कर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ उसका मुझे डिस्काउंट कर दिया।
और क्या मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कंपनी को। वो कब होता जब मेरी गाड़ी एक्चुअली एक्सीडेंट हो गई होती, कंपनी बोलती है क्लेम मत करो, बहुत नुकसान हो जाएगा, कभी 10,000 पकड़ो। तब क्या होता है कि मैंने क्लेम ना करने के पैसे लिए नहीं, अभी कोई पैसे दे नहीं रहा हूँ, वो तो क्या मैंने मेरी गाड़ी सही चली, कोई क्लेम नहीं आया तो नो क्लेम बोनस मुझे नहीं है। तो नो क्लेम बोनस कोई सर्विस नहीं है, तो ये एक सर्कुलर है कि नो क्लेम बोनस कोई सर्विस नहीं है। तो यही चीज को समझाया गया है, पढ़ लेना एक बार। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ो। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है कि आप कोई चीज से बचा ही नहीं पाओगे। बिजनेस इंक्लूसिव डेफिनेशन कर दी, any trade, commerce, manufacture, profession, etc. Even if there is no pecuniary benefit, any activity which is incidental and ancillary to it, any activity of same nature, if no volume, if there is no volume of continuity, supply, acquisition of goods, including capital goods and services in connection with commencement or closure of business, provision of facilities by a club association, etc. to its members for consideration, admission for consideration to any premises, services as holder of office accepted in the course of furtherance of trade or profession, activities of a race club including by way of totalizer or license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club, any activity by government, local authority as public authorities. तो ये पूरा डेफिनेशन है बिजनेस की। तो इसमें आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट में सब चीजें कवर हो गई है वैसे तो, लेकिन बाकी पॉइंट हमने इसलिए लिखे हैं तो क्लैरिफाई ये भी चीजें बिजनेस में शामिल हैं। फर्स्ट पॉइंट में पूरी जहां पे सारी चीजें कवर हो गई, ये एक्सेप्टर लिखिए ना, क्या लिखा एनी ट्रेड कॉमर्स नीचे वर्ड मिलता है। देखो any activity or transaction which is incidental or ancillary to any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, leisure or any other similar activity। मतलब ये सारी एक्टिविटीज कवर कर ली, ये एक्टिविटी कर रहे हो या इसके इंसिडेंटल और एक्सिलेंट, मतलब इससे रिलेटेड कोई और एक्टिविटी कर रहे हो तो भी वो क्या है बिजनेस। फिर बोल रहा है कि हमको नहीं मतलब कि वहां फ्रीक्वेंसी है, वॉल्यूम है, कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है कि नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, एनीथिंग प्रेजेंट है या नहीं, तो हिसाब से कोई मतलब नहीं, हम उसको क्या बनाएंगे हमेशा बिजनेस। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, इसमें सब चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं है तो ये कल अपन पढ़ चुके हैं, पुरानी ज्वेलरी बेचना, पुरानी कार बेचना। हाँ बाहर से सर्विस ले रहे हैं, मतलब जो देने वाला है सर्विस वो बाहर है और जो लेने वाला है वो इंडिया में है, तो क्या बोलते हैं उसको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, अब जो शेड्यूल 1 में पहला पॉइंट पढ़ा था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स विद टैक्स रेट हैज बीन अवेल्ड, तो इसमें लिखा है एग्जांपल पहले, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। लैपटॉप जो बिजनेस में यूज करता था वो अपने दोस्त को दे दिया उसने फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा सप्लाई, क्योंकि उसने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया अपने फ्रेंड को ऐसे एसेट जिसपे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है। ठीक है, तो दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप्स। ठीक है, हाँ शेड्यूल 1 के अंदर एयर कंडीशनर का डीलर है एसी का, परमानेंटली ट्रांसफर्स द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपनी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट वो बेच देता है किसी को या ट्रांसफर कर देता है, दोस्त को दे देता है। मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, मतलब गाड़ी का आईटीसी आप नहीं ले सकते, ऐसा अपन पढ़ेंगे आईटीसी वाले चैप्टर में।
तो क्योंकि उसने ओन असेट्स पे आईटीसी नहीं लिया हुआ है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले में। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस, तो इसमें रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन पढ़ ली थी अपन ने। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक ही पर्सन है लेकिन अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई प्रोजेक्ट्स की बात कर ली थी। प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप की बात कर ली थी। ग्रेडर एजेंट जो कमीशन लेता है और गारंटी देता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो मैं दूंगा, उससे रिलेटेड ये सर्कुलर आया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका थोड़ा एक लाइन में लिख के आप याद रख सकते हो। ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, तो ये लिखा है कि जुमरू एसोसिएट ने मलेशिया स्टेट ऑफिस है उसका, वहां से उसने कोई कंसल्टेंसी ली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्दो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी लेकिन फिर भी उस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि वो उसकी अदर एस्टेब्लिशमेंट थी आउटसाइड इंडिया पर्संस थे। तो विदाउट कंसिडरेशन भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस अगर आपने कोई सर्विसेज ली है तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ये उसका। ठीक है। सेल्स प्रमोशन स्कीम होती है, तो बाय वन गेट वन ऑफर होता है। ठीक है, 200 रुपए में दो पिज्जा दे रहा है, बाय वन गेट वन, एक खरीदोगे एक फ्री। तो ऐसे चीजों में क्या आपको एक पिज्जा फ्री मिला या दो पिज्जा 100 100 रुपए के मिले? 200 रुपए में आपको बाय वन गेट वन, एक पिज्जा 200 रुपए का था, बाय वन गेट वन ऑफर था तो आपको एक और पिज्जा मिल गया। तो क्या मानोगे आप, एक्चुअली में हुआ क्या आपके साथ? 100 100 रुपए के दो पिज्जा हो गए या फिर 200 रुपए का एक पिज्जा दिया उसने और एक पिज्जा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया? 100 100 रुपए के दो पिज्जा दी। नथिंग इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो फ्री लंच इन बिजनेस। ठीक है, तो 100 100 रुपए के दो पिज्जा दिए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी पिज्जा हमको फ्री फोकट में मिल गया। ठीक है। वहीं मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने मुझे एक बुक दे दी कि भैया ये आप पढ़ लो, ये रख लो। ठीक है, उससे उसने मुझे कोई पैसे नहीं, तो देन दैट बुक हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर मैं जैसे आप जाते हो ना कि कोई लोग प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन करने के लिए कुछ आइटम्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फ्री सैंपल्स मार्केटिंग के लिए कि आप पहले ये इस्तेमाल करो, अच्छा लगेगा तो फिर खरीद लेना आप हमारे यहाँ से। तो अगर ऐसा कोई चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है तब वो माना जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई। लेकिन उसके बदले सपोज एक पिज्जा के बदले एक पिज्जा फ्री दिया तो वो एक्चुअली फ्री में सप्लाइड नहीं है। ठीक है, हाँ करेक्ट, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं वो अपना ही है, वो पूरा टॉपिक ही है। ठीक, हाँ वो अभी 2 मिनट के बाद छोड़ दो। सेक्शन 8 अपन है वो यही है, सेक्शन 8 कंपोनेंट सप्लाई मिक्स सप्लाई। तो वहां पे अपन यही चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो पॉइंट ए था उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बार रीड कर लेना आप, फिर ये शेड्यूल 2 अपन कल स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 2.47। तो 2.47 के पहले तक पूरा आप रीड कर लेना एक बार। अब हर चीज अपन ने कवर कर ली है। फिर हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है कि कोई इंडिविजुअल के अलावा बीओपी है, बीओआई, कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंडिविजुअल नहीं है और वो अपने सदस्यों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोसाइटी है, वो अपने सदस्यों को कोई भी सेवा देती है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। ये लिखा है। ठीक है, तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं, वहां पे मैंने सब लोगों को मिला के एसोसिएशन बना लिया। मैंने बोला 1000 1000 1000 रुपए सब लोग देंगे। अब उस 1000 रुपए के बदले में हम साफ सफाई करवाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे सोसाइटी में, पानी की व्यवस्था करेंगे, टैंक क्लीनिंग कराएंगे। तो ये क्या कर रही है, सोसाइटी उन मेंबर्स को सेवा मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जिसका कंसिडरेशन उसको क्या मिल रहा है,
1000 तो इस चीज को भी क्या मानेंगे, सप्लाई। समझ रहे हो, भले ही वो उन्हीं से पैसा कलेक्ट करके खर्च कर रही है, बट इस एक्टिविटी को भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। ठीक है, तो ये पूरा पेज में लिखा है, पढ़ने लिखा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट है? ठीक। हाँ हाँ।